गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी। जो आज हम पढ़ेंगे वो है हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो हम बंगाल के गवर्नर, उसके बाद गवर्नर जनरल और फिर उसके बाद जितने भी वॉइसरॉय हुए हैं और उनका जो क्रम रहा है उनके कार्यकाल में क्या क्या जो भी प्रावधान हुए हैं, जो जो चीज़ें विकसित की गई हैं या जो जो नियम लाए गए हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गईं, कौन कौन से युद्ध जीते गए और ये युद्ध किसके कार्यकाल में जीते गए, ये सभी, या कौन से गवर्नर जनरल या वॉइसरॉय के कार्यकाल में जीते गए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बंगाल के गवर्नर में हमने पढ़ा था कि पहला जो बंगाल का गवर्नर है वो कौन है, वो रॉबर्ट क्लाइव है। बंगाल का जो पहला गवर्नर है वो कौन है, रॉबर्ट क्लाइव है। भारत में अंग्रेजों के लिए विजय की शुरुआत करने वाला पहला व्यक्ति जो है, या पहला जो गवर्नर है जिसने अंग्रेजों के लिए जीत दर्ज कराई, वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। उसका कार्यकाल अगर हम देखें तो 1757 से लेकर के 1760, फिर 1765 से लेकर के 1767 ईस्वी तक बंगाल का वो क्या रहता है, गवर्नर रहता है। अब अगर हम जानते हैं कि 1757 से 1760 तक वो गवर्नर रहा और 1757 में ही क्या हुआ है, प्लासी का युद्ध हुआ है। और प्लासी के युद्ध में जो विजय पाई गई थी वो किसकी वजह से पाई गई थी, या जो अंग्रेजों को विजय मिली थी वो मिली थी रॉबर्ट क्लाइव की वजह से। तो रॉबर्ट क्लाइव के ही शासनकाल में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय के पश्चात उसे बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया था। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय के पश्चात उसे बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया था। क्लाइव ने ही बंगाल में द्वैध शासन की प्रणाली की क्या करी थी, शुरुआत करी थी। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि की थी 1765 में। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि की थी किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से अंग्रेजों के द्वारा की गई, जिसके द्वारा कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिला, जबकि निजामत का कार्य अभी भी बंगाल के नवाब के पास था। तो हमने पढ़ा था फ्रेंड्स कि रॉबर्ट क्लाइव के ही समय पे क्या हुआ था, द्वैध शासन की प्रणाली की शुरुआत हुई थी। बंगाल के समस्त राज्य क्षेत्र के लिए उप दीवान नियुक्त बंगाल के समस्त राज्य क्षेत्र के लिए उप दीवान की क्या की गई थी, नियुक्ति की गई थी। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब रॉय और उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ की क्या की गई थी, नियुक्ति की गई थी। तो ये जो नियुक्ति की गई थी, क्योंकि बंगाल का प्लासी और बक्सर का युद्ध के बाद क्या हुआ था, बंगाल पूरी तरीके से अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। वहाँ पर उप दीवान की नियुक्ति की गई थी। तो बंगाल का उप दीवान किसको नियुक्त किया गया था, मोहम्मद रजा खां को। बिहार का राजा सिताब रॉय और उड़ीसा का किसको नियुक्त किया गया था, राय दुर्लभ को नियुक्त किया गया था। अब इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो 16 अगस्त 1765 को हुई थी, वो भी किसके कार्यकाल में हुई, रॉबर्ट क्लाइव ने पराजित अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ की थी। इलाहाबाद की दूसरी, पहली संधि जो हुई थी वो किसके साथ हुई थी, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ। और वहीं पे जो दूसरी संधि है वो किसके साथ हुई थी, वो जो हुई थी वो अवध के नवाब जो थे शुजाउद्दौला, जिसके अंतर्गत अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अंग्रेजों को 50 लाख रुपए देना क्या करा था, स्वीकार किया था। इसके बाद इलाहाबाद की जो दूसरी संधि हुई थी, इलाहाबाद और कड़ा के जिले जो थे वो किसके अधीन आते थे, नवाब शुजाउद्दौला के अधीन आते थे। वो ले करके किसको दे दिया गया था, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिए गए थे। ये इलाहाबाद की दूसरी संधि की ही क्या थी, दूसरी संधि में ही ये बातें लिखी हुई थी। तो और फिर सलावत जंग तथा आलमगीर द्वितीय द्वारा उमरा की उपाधि दी गई। किसको उमरा की उपाधि दी गई थी, ये उमरा की उपाधि लॉर्ड क्लाइव को दी गई थी। किसके द्वारा, सलावत जंग और आलमगीर द्वितीय द्वारा। क्लाइव ने सेना के 3 केंद्रों की स्थापना की, इलाहाबाद, मुंगेर और बांकीपुर। तो ये सारी उपलब्धियां किसकी रही लॉर्ड क्लाइव की, जिसमें हम मोस्टली पढ़ते हैं कि जो प्लासी का युद्ध हुआ और इलाहाबाद की प्रथम संधि और दूसरी संधि जो हुई थी वो किसको दी गई थी, वो किसके कार्यकाल में हुई थी, तो वो लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल में हुई थी। और जो उमरा की उपाधि है वो किसको दी गई थी, वो लॉर्ड क्लाइव को दी गई थी, सलावत जंग और आलमगीर द्वितीय के द्वारा।
अब जो दूसरा गवर्नर बना बंगाल का, जो क्लाइव के बाद आया, वो कौन था? वेनस्टार्ट था। कौन था? वेनस्टार्ट। वेनस्टार्ट 1760 से 1764 तक रहा, और इसी के कार्यकाल में जब ये बंगाल का गवर्नर था तभी कौन सा युद्ध होता है? बक्सर का युद्ध होता है। वेनस्टार्ट के बाद कौन आता है? कर्टियर आता है। कर्टियर जो था वो कहाँ तक था? 1769 से लेकर के 1772 तक। अब इसके कार्यकाल में बंगाल में क्या पड़ता है? अकाल पड़ता है। ये नाम फ्रेंड्स क्रोनोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इनके कार्यकाल में ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। कार्यकाल के लिए इंपॉर्टेंट है कि कभी इधर उधर करके दे दिया तो हमें पता होना चाहिए। लॉर्ड क्लाइव के बाद वेनस्टार्ट आया, वेनस्टार्ट के बाद कौन आया? कार्टियर आया। फिर उनके बाद किन की एंट्री होती है? वॉरेन हेस्टिंग्स की एंट्री होती है। अब हमें पता है ये 1772 से लेकर के 1785 तक था, और जो इसी के कार्यकाल में पहली बार जो कंपनी का क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था, कंपनी को नियंत्रण करने के लिए, या कंपनी ताकि सही तरीके से काम करे। तो पहली बार जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था वो कब आया था? 1773 में। तो किसके कार्यकाल के समय? जब कौन बंगाल का गवर्नर हुआ? वॉरेन हेस्टिंग। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। तो 1773 में क्या हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग को क्या किया गया था? नियुक्त किया गया, और इसके तहत क्या किया गया? बंगाल के गवर्नर को क्या बनाया गया? अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। शुरुआत हुई है कहाँ से? वॉरेन हेस्टिंग से, 1773 से। अब जो भी बंगाल का गवर्नर है वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा, और इस प्रकार वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का जो था वो अंतिम गवर्नर और पहला गवर्नर जनरल बना। वो 1772 से 74 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर रहा, और 1774 क्योंकि 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आया और 74 से पारित हो गया, 74 से 85 ईस्वी तक बंगाल का क्या बन जाता है? बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय तथा जिला स्तर पर दीवानी और फौजदारी न्यायालय की क्या कराई गई? स्थापना कराई गई। तो कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय और क्या किया गया? जिला स्तर पर दीवानी और फौजदारी न्यायालय। दीवानी न्यायालय मतलब सिविल कोर्ट, और फौजदारी न्यायालय मतलब क्रिमिनल कोर्ट की क्या कराई गई? स्थापना कराई गई। इसी के काल में, किसके काल में? वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में। इन्हीं के काल में, वॉरेन हेस्टिंग के काल में ही क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसी के काल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके काल में हुई? वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुई। और इसकी स्थापना कब होती है? 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा की गई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में की गई, जिसका कार्य भारतीय भाषाओं में रचित ऐतिहासिक पुस्तकों का अंग्रेजी भाषा में क्या करना था? अनुवाद करना था। कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई 1781 में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया इन्हीं के काल में। तो पिट्स इंडिया एक्ट, क्योंकि हमें पता है 1772 से लेकर के 1775 तक कार्यकाल था किसका? 1772 से 1785 तक कार्यकाल था किसका? वॉरेन हेस्टिंग का। अब क्योंकि 84 में ही क्या आ गया है? पिट्स इंडिया एक्ट आ गया है, जिसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नई संस्था का क्या किया गया? गठन किया गया। इसी के साथ एक नए द्वैध शासन की क्या हुई? शुरुआत हुई। अभी हमने पढ़ा था 1773 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी, जो कंपनी पर पूरा क्या करता था? नियंत्रण करता था। और अभी क्या बना दिया गया है? एक नई संस्था बनाई गई है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कौन से एक्ट के तहत? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत बनाया गया है। तो इस तरीके से दो संस्थाएं बन गई हैं, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि क्या देख रही है? पॉलिटिकल अफेयर्स देख रही है, और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया गया है, जो कि क्या देख रही है? कमर्शियल अफेयर्स देख रही है। अब ये द्वैध शासन, ये जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये कब तक बना रहा? तो ये बना रहा 1858 तक, क्योंकि हमको पता है 1858 के बाद तो ये कंपनी का काम ही खत्म हो जाता है। पूरा जो भारत की सत्ता है वो किसको कौन देखने लगेगा? अब डायरेक्टली अंग्रेज अपने यहाँ हाथ में कर लेंगे, कोई कंपनी वंपनी नहीं रहेगी। तो इस तरीके से ये कब तक बना रहता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर संस्था जो है वो कब तक बनी रहती है? तो ये 1858 तक बनी रहती है। 1781 का अगर हम अधिनियम देखें
देखें तो इसके तहत गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिलिंग एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से क्या कर दिया गया था, विभाजित कर दिया गया था। तो 1781 का अधिनियम था जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल, गवर्नर जनरल और उसकी जो मंत्री परिषद है और कलकत्ता उच्च न्यायालय, क्योंकि हमेशा क्लैश होता रहता था। क्लैश कैसे होता था, गवर्नर जनरल के पास अपनी शक्ति है, सुप्रीम कोर्ट भी बना दिया गया था कलकत्ता में। अब कभी अगर विचारो अब कौन सर्वोच्च है, माना तो जा रहा है गवर्नर जनरल, लेकिन वहीं पे सुप्रीम कोर्ट भी, तो हमेशा वाद विवाद हो रहे थे। तो 1781 के अधिनियम के तहत क्या स्पष्ट रूप से बता दिया कि गवर्नर जनरल की क्या शक्तियां हैं और उच्च न्यायालय की क्या शक्तियां हैं। तो इनकी शक्तियों का कार्य क्षेत्र क्या कर दिया गया था, स्पष्ट रूप से क्या कर दिया गया है, विभाजित कर दिया गया है। अब 1775 से 82, अगर 1775 से 82 में हम जानते हैं 1775 से 82 में क्या हुआ, प्रथम मराठा युद्ध हुआ। तो प्रथम मराठा युद्ध किसके कार्यकाल में हुआ, वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में। हमें पता है कि जो वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल था वो मैं दोबारा रिपीट करी 1772 से 1785 तक था। तो प्रथम मराठा युद्ध जो हुआ वो किसके कार्यकाल में हुआ, वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ। और 1782 में ये मराठा का युद्ध जो खत्म हुआ 1782 में कौन सी संधि के द्वारा, सालबाई की संधि के द्वारा। 1780 से 84 तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके शासनकाल में हुआ, वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ। और ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कौन सी संधि के द्वारा खत्म हुआ, मंगलौर की संधि के द्वारा। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें परिषदों के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर क्या कर दी गई थी, 3 कर दी गई है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने किसके बारे में हम पढ़ रहे थे, वॉरेन हेस्टिंग के बारे में। अब अगर देखें तो उन्हीं के शासनकाल में चार्ल्स विल्किंस द्वारा गीता व हितोपदेश का अंग्रेजी में क्या किया गया था, अनुवाद किया गया था। तो गीता और हितोपदेश 2 बहुत ही अच्छे ग्रंथ हैं जिनका अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया। और चार्ल्स विल्किंस के द्वारा जो अनुवाद किया गया किसके शासनकाल में, तो ये कब किया गया था, वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। राजकीय कोषागार मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया, कलकत्ता में स्थानांतरित किया गया। फ्रेंड्स हमने पढ़ा था कि जो मुर्शिद कुली खां थे उन्होंने क्या किया था, जो राजधानी थी मुर्शिदाबाद कर दिया था, लेकिन यहाँ से जो ये कोषागार था ये मुर्शिदाबाद से अंग्रेजों ने या वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में कहाँ स्थानांतरित किया गया, कलकत्ता। इजारे प्रथा का प्रारंभ हुआ किसके शासनकाल में, इजारे प्रथा का प्रारंभ होता है वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में। इजारे प्रथा का क्या होता है फ्रेंड्स, शुरुआत होती है। हिंदू व मुस्लिम कानूनों को संहिताबद्ध किया किसने, वॉरेन हेस्टिंग ने। तो हिंदू व मुस्लिम कानूनों को संहिताबद्ध करने का या उनको कलेक्टिवली एक मतलब उसको प्रॉपरली क्या किया, कलेक्टिव फॉर्म में लिखा गया। तो किसके शासनकाल में, वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में। अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी क्या करवाया गया, अनुवाद कराया गया। और देसी रियासतों के साथ घेरे की नीति अपनाई, क्या डॉक्ट्रिन ऑफ फेंस की क्या की थी, नीति अपनाई थी। तो देसी रियासतों के साथ घेरे की क्या की थी, नीति अपनाई थी। और इसके बाद कुछ महीनों के लिए कौन आता है वॉरेन हेस्टिंग के बाद, जो आते हैं कुछ समय के लिए, लगभग 1 साल के लिए 85 से 86 के समय के लिए, जॉन मैकफर्सन, जो कि क्या रहते हैं, बंगाल का गवर्नर जनरल रहते हैं। तो जॉन मैकफर्सन, फिर जॉन मैकफर्सन के बाद कौन आएगा, जॉन मैकफर्सन के बाद आएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन आएंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब क्योंकि हमने पढ़ा था फ्रेंड्स वॉरेन हेस्टिंग के समय से ही क्या होने लगा है, बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा है, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो अब शुरुआत हो गई है। तो ये जॉन मैकफर्सन क्या है, बंगाल का गवर्नर यहाँ लिखा हुआ है बट बंगाल का गवर्नर जनरल बोलेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड कब है, 1786 से लेकर के 93 तक। और फिर ये थोड़े समय के लिए आते हैं, जब कब आते हैं, 1805 ईस्वी में आते हैं। तो इसके काल में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में पुलिस चौकी की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। पुलिस चौकी की स्थापना जैसे क्या किए गए, कदम उठाए गए। भारत में सिविल सर्विसेज का संस्थापक जिसको कहा जाता है वो कौन है, कॉर्नवालिस है, जिसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के इस्पात का चौखटा कहा जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य के इस्पात का क्या कहा जाता है, चौखटा कहा जाता है। किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अभी हमने देखा था फ्रेंड्स इजारेदारी व्यवस्था, इजारेदारी व्यवस्था किसके समय काल में आई थी, वॉरेन हेस्टिंग के समय काल में। लेकिन अगर हम वहीं बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त, या इसी को हम कहते हैं इस्तेमारी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त का जो प्रारंभ है वो 1793 में किया गया था। किसके काल में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में किया गया था, जिसके अंतर्गत जमींदारों को भूमि का क्या बनाया गया था, मालिक बनाया गया था।
सरकारी कर्मचारियों के दिशा निर्देश के लिए कॉर्नवालिस कोड बनाया गया था कि किस तरीके से सरकारी कर्मचारी काम वाम करेंगे, या उनके लिए दिशा निर्देश के लिए क्या बनाया गया था, कॉर्नवालिस कोड बनाया गया था। अभी हमने पढ़ा था फ्रेंड्स कि जो हमारा पहला आंग्ल मराठा युद्ध था और जो हमने देखा था दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था, किसके शासनकाल में हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। वहीं पे अगर हम तृतीय आंग्ल मैसूर की बात करते हैं जो कि 1790 से 92 में तक हुआ था, और जिसके तहत क्या हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, ये किसके काल में हुई थी, कॉर्नवालिस के काल में हुई थी। 1793 ईस्वी में न्यायिक सुधार, विभिन्न स्तर के कोर्ट की स्थापना और कर प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से क्या कर दिया था, अलग करना, ये सभी जो सुधार हैं या जो सभी ये सब जो नियम लाए गए थे वो किसके द्वारा लाए गए थे, कॉर्नवालिस के द्वारा लाए गए थे। 1805 ईस्वी में गवर्नर जनरल बनकर एक बार फिर से भारत आया, परंतु इस बार यहीं पर उसकी क्या हो जाती है, गाजीपुर में मृत्यु हो जाती है। तो अगर कॉर्नवालिस की समाधि पूछा जाए कहाँ बनाई गई, तो कहाँ बनाई गई है, गाजीपुर में बनाई गई है। न्यायिक सुधार जैसी चीजें कौन लेकर आया, कॉर्नवालिस लेकर आया। विभिन्न स्तर के कोर्ट की स्थापना की, कोर्ट सर्किट की स्थापना की, और प्रशासनिक जो कर प्रशासन था उसको न्यायिक प्रशासन से अलग करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स किसकी एंट्री होती है, सर जॉन शोर की एंट्री होती है, जिनका कार्यकाल कब से है, 1793 से लेकर के 98 तक। तो ये जो 1793 का चार्टर अधिनियम है वो किसके शासनकाल में आया था, सर जॉन शोर के शासनकाल में आया था। स्थायी बंदोबस्त को शुरू करने में इन्होंने राजस्व बोर्ड अध्यक्ष के रूप में क्या किया था, महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो जब स्थायी बंदोबस्त किसके कार्यकाल में शुरू हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में, लेकिन इसको प्रमुख मतलब इसमें योगदान दिया था कि ये जो सर जॉन शोर थे उस राजस्व बोर्ड के क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। सर जॉन शोर ने तटस्थता की क्या की थी, नीति अपनाई थी, पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी का क्या किया था, अनुसरण किया था। और निजाम व मराठा के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी, खुर्दा की लड़ाई जो हुई थी वो 1795 में हुई थी। तो इट मीन्स के निजाम और मराठा के बीच जो लड़ाई हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी, तो वो जो थी वो सर जॉन शोर के शासनकाल में हुई थी। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, खुर्दा की लड़ाई किसके बीच हुई थी, निजाम और मराठाओं के बीच हुई थी। अब इसके बाद आते हैं लॉर्ड वेलेस्ले, जिनका कार्यकाल है 1798 से 1805 ईस्वी तक। अब लॉर्ड वेलेस्ले को क्या कहा जाता है, बंगाल टाइगर के रूप में भी ये क्या थे, फेमस थे, विख्यात थे। लॉर्ड वेलेस्ले ने कौन सी संधि लाई थी, सहायक संधि की व्यवस्था की शुरुआत की थी। सबसे पहले यह संधि 1798 में किसके ऊपर लगाई गई थी, हैदराबाद के निज़ाम से शुरुआत होती है। तो सहायक संधि की शुरुआत किससे, 1798 में हैदराबाद के निज़ामों से सबसे पहले सहायक संधि की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। लॉर्ड लेक द्वारा, इन्हीं के शासनकाल में लॉर्ड लेक द्वारा दिल्ली और आगरा पर क्या किया गया था, अधिकार किया गया था। शिशु वध प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है, लॉर्ड वेलेस्ले को दिया जाता है। और जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, जिसमें पूरी तरीके से मैसूर जो राज्य था वो पूरा क्या हो जाता है, अंग्रेजों से हार जाता है, 1799 में हुआ था और टीपू सुल्तान उसमें मारा जाता है। वो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध किसके काल में हुआ था, तो लॉर्ड वेलेस्ले के शासनकाल में हुआ था। 1802 में बेसिन की संधि होती है, 1802 में बेसिन की संधि होती है, बाजीराव द्वितीय के द्वारा एक जहाज पर अंग्रेजों से की जाने वाली संधि, और इसके तहत दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध है वो किसके शासनकाल में हुआ, लॉर्ड वेलेस्ले के। पहला वॉरेन हेस्टिंग, दूसरा लॉर्ड वेलेस्ले। अब मैसूर 1799 में, तंजौर 1799, अवध 1801 का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। किस तरह से, इसी तरीके से सहायक संधि कर कर क्या किया, लॉर्ड वेलेस्ले ने इनका प्रशासन मैसूर, तंजौर, अवध को क्या कर लिया, पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लिया। अब 1799 में प्रेस पर सेंसर लगाया गया। प्रेस पर सेंसर मतलब रोक लगाई गई, कि जो कि भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने की पहली घटना मानी जाती। तो प्रेस पर सेंसर किसके द्वारा लगाया गया था, लॉर्ड वेलेस्ले के द्वारा लगाया गया था। 1802 में एमिन्स की संधि के तहत पौंडीचेरी पुनः फ्रांसीसियों को क्या कर दी गई थी, दे दी गई थी। तो मतलब एमिन्स की संधि किसके बीच हुई, फ्रांस और अंग्रेजों के बीच, जिसमें अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को ले लिया था और पौंडीचेरी को पुनः किसको दे दिया, फ्रांसीसियों को दे दिया। और कौन सी संधि के तहत, एमिन्स की संधि के तहत। किसके कार्यकाल में हुई, तो वेलेस्ले के कार्यकाल में हुई। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, सिविल सेवा के प्रशिक्षण हेतु की गई थी, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था।
अब वेलेस्ली के बाद जो बंगाल का अगला गवर्नर जनरल आएगा वो कौन आएंगे? सर जॉर्ज बारलो, जिनका कार्यकाल बहुत थोड़े समय के लिए 1805 से 1807 तक हुआ। तो ये किस लिए? बिल्लूर में जो सैनिक का विद्रोह हुआ था 1806 ईस्वी में, वो किसके शासनकाल में हुआ था? किसके कार्यकाल के समय? कौन था तब बंगाल का गवर्नर जनरल? तो सर जॉर्ज बारलो थे। अब हम बात करते हैं अगले गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो प्रथम की, जिनका कार्यकाल 1807 से 1813 तक था। रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि, हमें पता है अमृतसर की संधि कब हुई थी फ्रेंड्स? 1809 में हुई थी। तो किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मिंटो प्रथम तब बंगाल के क्या थे? गवर्नर जनरल थे। तो अप्रैल 1809 में हुई थी। तो अमृतसर की संधि, उस वक्त बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था जब अमृतसर की संधि हुई? तो लॉर्ड मिंटो प्रथम थे। 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट पारित किया गया था। 1813 का चार्टर एक्ट हमें पता है अपने आप में अपनी एक इंपॉर्टेंस रखता है, जिसके द्वारा भारत में एक तरफा मुक्त व्यापार की क्या की गई थी? नीति लागू की गई थी। कंपनी का भारत पर व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। और विलियम विल्बर फोर्स के नेतृत्व में ईसाई मिशनरियों का पहला दल क्या था? भारत आया था। 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा पर खर्च करने की क्या की गई थी? बात की गई थी। तो ये सारी जो चीज़ें हुई वो किसके शासनकाल में? उस वक्त बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मिंटो प्रथम था। अब हम बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स की। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1813 से 1823 तक। बंगाल के इसी गवर्नर के काल में पिंडारियों का क्या किया गया था? दमन किया गया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में क्या किया गया था? पिंडारियों का दमन किया गया था। तो हमको पता है कि जो ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, उस वक्त जो बंगाल के गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे फ्रेंड्स, वो कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। और जो ये तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो क्यों हुआ था? ये मतलब अंग्रेजों ने ये दावा किया था कि ये पिंडारियों को, एक तरीके से ये क्या होते थे? क्षेत्रीय डाकू होते थे। ये क्या कहा गया कि मराठा इनको शह दे रहे हैं, इस वजह से फिर मराठाओं से क्या होता है? युद्ध होता है। तो इस तरीके से इस बंगाल के इसी गवर्नर के काल में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में, पिंडारियों को क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था। और इसी बहाने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 17 क्या हो गया था? प्रारंभ हो गया था। मैंने बताया फ्रेंड्स कि तृतीय आंग्ल मराठा में युद्ध में अंग्रेजों ने क्या आरोप लगाया मराठाओं पर? कि आप पिंडारियों को शह दे रहे हैं, और इसकी वजह से अंग्रेज क्या करते हैं? उनके ऊपर क्या करते हैं? आक्रमण बोल देते हैं। और ये अंतिम युद्ध था जिसमें मराठा पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं, जिसमें मराठाओं को निर्णायक रूप से क्या हो जाती है? पराजय होना पड़ता है। और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को कानपुर के बिठूर नामक स्थान में क्या कर दिया जाता है? निर्वासित कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। और इन्हीं के शासनकाल में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में फ्रेंड्स, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। तो आंग्ल नेपाल युद्ध, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? गोरखा युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और इस युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? सुगौली की संधि हुई थी। ये किसके शासनकाल में हुआ? ये जो हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ। और 2 व्यवस्थाएं लाई गई थी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था। उस वक्त ये जब 2 व्यवस्थाएं लाई गई थी तो उस वक्त बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। लेकिन रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है वो आया, उस वक्त बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? जो था बंगाल का गवर्नर जनरल, वो जो थे वो लॉर्ड हेस्टिंग थे। लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो के द्वारा। और महलवाड़ी व्यवस्था जो 1822 में शुरू की गई थी वो किसके द्वारा लाई गई थी? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, जो कि कहाँ के गवर्नर थे? पंजाब के गवर्नर थे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी व्यवस्थाएं कब लाई गई। तो हमने देखा वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में इजारेदारी व्यवस्था लाई गई। उसके बाद कौन सी? स्थायी बंदोबस्त ले आया गया। और उसके बाद कौन सी व्यवस्था लाई गई है? रैयतवाड़ी, जो कि 1820 में है। फिर कौन सी व्यवस्था आई है? 1822 में महलवाड़ी व्यवस्था आई है। और 1822 का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। और टेनेंसी एक्ट ये फार्मर्स के लिए होता था। तो ये जो एक्ट लाया गया था ये कब? 1822 में लाया गया था। और किसके शासनकाल में लाया गया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में लाया गया था। अब हम अगले बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ते हैं, जिनका नाम है लॉर्ड एमहर्स्ट। ये इनका कार्यकाल 1823 से 1828 तक रहा। और इनके काल में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, जिसको आज के समय पे हम म्यांमार कहते हैं। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 और 26 में हुआ था। 1824 से 26 तक चला। और इस वक्त जब ये बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था जब आंग्ल बर्मा युद्ध चल रहा था? लॉर्ड एमहर्स्ट। और जब आपको पता है आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और ये शांति कब हुई? कौन से समझौते से? यानदबू की संधि के द्वारा। यानदबू की संधि 1826 में किससे संबंधित है? यानदबू की संधि आंग्ल बर्मा युद्ध से। और 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह किसके शासनकाल में, या कौन था बंगाल का गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड एमहर्स्ट था।
इसके बाद जो अगले बंगाल के गवर्नर जनरल आते हैं वो कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनका कार्यकाल है 1828 से लेकर के 1833 तक। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर क्या लगाई थी, रोक लगाई थी। कब, 1829 से एक नियम पारित किया था, अधिनियम लाया था, और जिसके तहत सती प्रथा पर क्या की गई थी, रोक लगाई गई थी। ठगी प्रथा का क्या किया था, अंत किया था 1830 में। कर्नल स्लीमन ने ठगों के विरुद्ध क्या किया था, अभियान चलाया था। तो ठगी प्रथा को जो अभियान चलाया गया किसके द्वारा, कर्नल स्लीमन के द्वारा। लेकिन जब ठगी प्रथा का अंत किया गया उस वक्त बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था फ्रेंड्स, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। सरकारी सेवाओं में भेदभाव का क्या किया गया, अंत किया गया। 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 के तहत योग्यता को ही सेवा का आधार स्वीकार किया गया। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की क्या की गई, नींव डाली गई, और कार्नवालिस द्वारा स्थापित सर्किट कोर्ट को क्या किया गया, बंद किया गया। व न्यायालय में फारसी भाषा के स्थान पर देशी भाषाओं को क्या किया गया फ्रेंड्स, अपनाया गया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे कि 1833 में एक अगला रेगुलेटिंग एक्ट आएगा जिसके तहत ये बात कही जाती है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है अब उसको क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो अब हम जितने भी भारत के गवर्नर जनरल होंगे और वाइसरॉय होंगे इनको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, आपको ये सेशंस इंटरेस्टिंग लगा हो, इंपॉर्टेंट लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।